न्यूटन रिंग का एप्लीकेशन क्या है? तो मेरे भाई न्यूटन रिंग का एप्लीकेशन है नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डायामीटर नहीं वेवलेंथ लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए आपके पास एक ब्लैक स्पॉट है जिसके अबाउट न्यूटन रिंग बनी हुई है, तो इस वाले को अगर मैं डायमीटर को dn मानूं तो ये क्या होगा? dn प्लस pv होगी, dn प्लस pv रेडियस होगी। समझ मेरी बात? p क्या है? नंबर है, यहां से गिना शुरू करो 1 2 3 4 तो dn प्लस चौथी रिंग है। सो dn की वैल्यू कितनी है? ये डार्क के लिए तो लिखो ये क्या है, वॉट एवर जो भी है, कोई सी भी एक लो आंसर सेम आएगा। कितना है? 4rn लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, dn स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4rn लैम्डा अपॉन म्यू। dn प्लस p का स्क्वायर करो, 4rn प्लस p लैम्डा अपॉन म्यू। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसे इक्वेशन सेकंड मानो और घटा दो। इससे करना वो भी सेम आएगा, चाहे तुम करके देखेंगे। सो की स्पेलिंग ठीक है, ठीक कर देते हैं। सो छोड़ो, स्पेलिंग सही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट में यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। ये अच्छा है। अब करना क्या है, इक्वेशन सेकंड को तुम फर्स्ट में लाना है। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। बेटा भाई कितना है? dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4rn प्लस p लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 4rn लैम्डा अपॉन म्यू। मल्टीप्लाई कर दे भाई, 4rn लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 4r p लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 4rn लैम्डा अपॉन म्यू। इस ये कैंसिल हो गया, कितना है? 4r p लैम्डा अपॉन म्यू इक्वल टू dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। तो ये आ गया dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस का dn स्क्वायर इक्वल टू 4r p इंटू लैम्डा। म्यू इक्वल टू 1 फॉर एयर क्योंकि न्यूटन ने एयर बनाई थी। इस चीज़ को नीचे लाएंगे, dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस का dn स्क्वायर, नीचे कितना आएगा? 4pr इक्वल टू लैम्डा। इस चीज़ को आप चाहो तो याद कर सकते हो, यहाँ करके मैं एम्प्लाइज करके साफ करके लिखता हूँ ताकि तुम अच्छे से याद कर पाओ और एज अ ट्रिक समझो या जो भी समझो याद करना है। बताओ कितना है? एम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस के dn स्क्वायर अपॉन 4pr। सुंदर लग रहा है देखने में, याद हो जाएगा। ठीक, याद कर लेना ये वेवलेंथ का फॉर्मूला। एक चीज़ और है इसके एप्लीकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना। तो ये तो आपने नोट कर लिया, मिटा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूँ आपको। वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स REF RACTIV रिफ्रैक्टिव इंडेक्स INDEX इंडेक्स ऑफ मीडियम लिखेंगे वी नो दैट। बता भाई क्या पता है? ये फार्मूला पता है हमें, कितना होता है? dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस के dn स्क्वायर इक्वल टू 4r p लैम्डा अपॉन म्यू। अगर क्यों म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम मौजूद है, मतलब एक प्लेट थी, प्लेट के ऊपर कटोरी रखा था
और बीच में जो जगह थी वहां हमने पानी भर रखा है या तेल भर रखा है या शहद भर रखा है, वट एवर जो भी भरा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब इक्वेशन फर्स्ट ये है। ठीक है, इफ देयर इज एयर देन सपोज द diameters are changed by dn plus p dash and dn dash, इससे चेंज हो गया तो आपको कितना आएगा, ये हो जाएगा dn plus p dash का स्क्वायर माइनस dn dash का स्क्वायर इक्वल टू 4r p लैम्डा, इक्वेशन 2। अब करना क्या है, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है। नाउ डिवाइडिंग DEVI इक्वेशन, इतना बड़ा क्यों लिखो, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ डिवाइड करो, बताओ कितना है, dn प्लस पी का डैश, dn प्लस पी के डैश का स्क्वायर माइनस dn डैश का स्क्वायर अपॉन ऊपर कितना है dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4rp लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन 4rp, इससे लैम्डा खत्म हो गया है, लैम्डा तो है, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना है, एम्प्लाइज dn प्लस पी के डैश का स्क्वायर माइनस का dn डैश स्क्वायर अपॉन dn प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। मिटा के साफ करके लिखता हूँ ताकि आप इसे याद कर पाएँ। फिर मैं आपको तरीका ही बताऊंगा ताकि आप उसे ना भूल पाए। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, लिखेंगे एम्प्लाइज म्यू इक्वल टू, उल्टा करेंगे ये ऊपर जाएगा dn प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस के dn स्क्वायर अपॉन dn प्लस पी के डैश का स्क्वायर माइनस का dn स्क्वायर। तो बड़ी सी सीधी सी बात है, जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है उस मीडियम का डायमीटर नीचे ही आएगा, क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया था 4pr अपन म्यू होता है, 4pr लैम्डा अपन म्यू नहीं होता। मैंने आपको बताया था dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4pr लैम्डा अपन म्यू, तो इन्वर्स रिलेशन है। तो ये मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका डायमीटर नीचे आएगा। तो सिंबल भी ना याद रखो तो आप डायरेक्ट कभी कंफ्यूज होगी, बुक का सिंबल डैश ऊपर है, बुक का सिंबल डैश, बच्चों वाली बात मत करना बिल्कुल भी यार। तो बुक का डैश पैस से कोई मतलब नहीं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका डायमीटर नीचे आएगा। ठीक, आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपका न्यूटन रिंग कंप्लीट होगी। न्यूटन रिंग को आप जितने 2-3 बार इस डेरिवेशन को करें ताकि जो पैरामीटर्स हैं वो क्लियर हो जाए। कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा हो कि भैया न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे, तो उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे तो ये ऑप्टिक्स ही नहीं पढ़ानी थी, मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाई, यही बहुत बढ़िया उपकार था। अब आपको करना ये है, अगर आपको अभ्यास करना है तो आप BSc की किताब से न्यूटन रिंग के सवालों का अभ्यास करें और 12th की किताब से रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें। बात आती है मैं कौन से न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो मैं आपको कराऊंगा टिफर के, जेस्ट के और जैम के जो आए हुए क्वेश्चन हैं आज तक उन्हें ही कराऊंगा। यह मेरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो टिफर, जेस्ट, जैम के क्वेश्चन मैं सिर्फ कराऊंगा, ऐसा नहीं कराऊंगा कि भाई टुचे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सब कुछ ही चल रहा है। तो ये सब आप खुद करना है, बिकॉज यूट्यूब इतना छोटा जरिया नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत आसान होता है पढ़ाना, तो पढ़ाना आसान होता है ये मानता हूँ, उसको अपलोड करना, डेटा खर्च करना, अंधा पैसा खर्च करना कठिन होता है। और किसी को ऐसा लग रहा हो कि कमाई का जरिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों से वादा किया गया है, बस उन वादों को निभाया जा रहा है कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, अदरवाइज नुकसान कितना है मुझे पता है। ठीक है, तो टिफर, जेस्ट और जैम हम स्टार्ट करेंगे, इसके वीडियो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मुझे अभी क्या पढ़ाना है। मुझे अभी आपको पढ़ाना है पोलराइजेशन। ठीक, तो पोलराइजेशन से पहले ये निकालूं क्या, सही चल रहा है अभी तो सही चल रहा है, अभी तो सही चल रहा है। ठीक है, तो इसे मिटा के हेडिंग डालते हैं हैशटैग पोलराइजेशन। हेडिंग डालो हैशटैग पोलराइजेशन।
POLARISATION पोलराइजेशन से कहते हैं ध्रुवण। ध्रुवण। अब बात आती है ध्रुवण, कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा भाई डिफ्रैक्शन की छोड़ दे। डिफ्रैक्शन में एक आर्टिकल है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, एक लेक्चर और बनेगा और न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। फिलहाल आप ध्रुवण को समझे, पोलराइजेशन कैसे कहते हैं। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है, अगर आप पोलराइजेशन वर्ड कहाँ सुनने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी मतलब EMT में आपको पोलराइजेशन देखने को मिलेगा, जहां पर मेटल के अंदर या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो देखो पोलराइज का मतलब क्या होता है, पोलराइज का मतलब ये होता है आवेश को दूर जगह बांट देना, उन्हें पोलराइज करना कहते हैं। मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर मैं फील्ड में रखूंगा तो प्लस वाला चार्ज जो है वो एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है, उसको भी पोलराइज करना ही कहते हैं। पर यहाँ पे हमारा पोलराइजेशन हुआ है वो लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट में चार्ज होता नहीं, लाइट में फील्ड होता है। तो लाइट को पोलराइज करने का मतलब क्या है, पोलराइज करने का मतलब उसको विशेष रूप में बदल देना होता है। लाइट को पोलराइज करने का क्या है, उसको विशेष रूप में बदल देना। उदाहरण के लिए अगर आपके पास लाइट लिखेंगे, वी नो दैट नॉर्मल लाइट, नॉर्मली सनलाइट is a electromagnetic wave, is a electromagnetic wave which have periodic oscillatory या periodic electric and magnetic field, electric and magnetic field। ठीक, चित्र कैसा होता है ये आपने EMT में पढ़ा ही होगा, ऐसा होता है। इस चीज को इलेक्ट्रिक वेक्टर मान रहा हूं, इस चीज को मैग्नेटिक वेक्टर मान रहा हूं। पढ़ाना तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जिन लोगों का शौक पढ़ाना है, जैसे आप विश्वास मानो, मुझे तो पढ़ाने में आनंद आता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि डेटा बहुत खर्च होता है यार। तुम उन लोगों से पूछना जो सच में वीडियो पढ़ाने वाली बनाते हो, मुझे तो नहीं पता, तुम्हारे संपर्क में है नहीं, उनसे पूछना कि कितना डेटा खर्च होता है। अंधा डेटा खर्च होता है, अंधा। तो अब बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि सारे ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल द ऑप्टिकल फिनोमेना occurred due to electric vector। So all the optical phenomenon occurred due to electric vector। अभी तो इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस मैग्नेटिक वेक्टर, क्यों मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैग्नेटिक, मैंने आपको रीजन बताया था कि आप मीडियम जो लेते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मीडियम लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही देखने वाला हूँ, मैग्नेटिक वेक्टर को मैं मिटा दूंगा। तो जब मैं मैग्नेटिक वेक्टर को मिटा दूंगा तो चित्र कैसा दिखाई देगा। अब मैग्नेटिक वेक्टर को मैंने मिटा दिया और चित्र ऐसा दिखाई देगा। आप दूसरा चित्र बनाए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होते हैं ये 2D में ऑसिलेट करते हैं, तो आंसर आता है नहीं, ये 3D में वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल यहाँ नहीं होंगे, ये इधर भी होंगे, ये इधर भी होंगे, ये इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। पर जहां भी होंगे उनके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसके संगत मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। ऐसे होंगे, पूरे में हो सकते हैं। और बात को ये 3D रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक वेक्टर का 3D रिप्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा कैसे कहना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि इस चित्र को आप अगर यहां से देखेंगे, यहां आंख बना दूं मैं, इस चित्र को अगर आप यहां से देखेंगे, यहां आंख बना दूं, तो आपको ये चित्र ऐसा दिखाई देगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर केवल एक प्लेन में इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि समझ में आ जाए। अगर बच्चे को 9th 10th क्लास में ये वाला चित्र दिखा दिया जाए तो उसके समझ से बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये चित्र ऐसा नहीं बनाया जाता। तो हम अब मान के चलेंगे जब हम यहाँ से देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, वास्तव में वो ऐसे ना होकर ऐसे ऐसे भी होते हैं, ऐसे पूरी सिमिट्री में होते हैं। किस होते हैं, सर्कुलर सिमिट्री में होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं।
तो ये सर्कुलर सिमेट्री को ही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है नॉर्मल लाइट की सर्कुलर सिमेट्री में होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व स्टार आगे लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक वेक्टर of normal light is symmetric circularly symmetric in all direction हर डायरेक्शन में सिमेट्रिक होता है। और चित्र बनता है कुछ ऐसा, क्यों मिटा रहा हूं, ये वाला चित्र मैं बीच में बनाने वाला हूं। चित्र होता है कुछ ऐसा। अब पूछे लाइट कहां आ रही है, ये लाइट आ रही है आपकी तरफ। When this normal light passes through निकोल प्रिज्म और क्वार्ट्ज क्रिस्टल, then अब इस लाइट को हम पास कराएंगे निकोल प्रिज्म से और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, तो जो हमें लाइट प्राप्त होंगी then the light transmitted light then कैसे लिखना चाहिए मुझे, when this normal light passes through Nicol prism or quartz crystal, then the transmitted light have electric vector vibrating in a plane. Now this light is called plane polarized light. तो लाइट ऐसे थी जिसकी सिमेट्री इस तरीके से थी, और यहां से ये लाइट गई क्वार्ट्ज क्रिस्टल, मान लिया ये है, इससे पास हुई और यहां पर इस प्रकार के वाइब्रेशन आपको देखने को मिले। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक। इसका नाम क्या है, नॉर्मल लाइट। इसका नाम क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसे थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहां से वाइब्रेशन सर्कुलर सिमेट्री में थे और वहां प्लेन में मिले, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन समझते हैं, रीजन क्या है इसका। रीजन क्या है, तो रीजन क्या है समझेंगे तो लिखेंगे हैशटैग रीजन ऑफ पोलराइजेशन। रीजन ऑफ पोलराइजेशन में आपको ये समझना है कि जब सर्कुलर सिमेट्री में वाइब्रेशन हो रहे हैं इस तरीके से, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब ये लाइट इस तरफ जाती है तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हर एक क्रिस्टल में, जैसे कि निकोल क्रिस्टल है, निकोल प्रिज्म है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है। ऑप्टिकल एक्सिस जो है वो फिल्टर की तरह बिहेव करती है। फिल्टर की तरह बिहेव का मतलब ये है कि इस ऑप्टिकल एक्सिस में अगर ये लाइट पास होगी तो वो चीज जो इसके पैरेलल होंगी गुजर जाएंगी। मान लीजिए गेट है और गेट के बीच में यहाँ पर हॉल है, तो अब जब लाइट आएगी तो ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट यहाँ से गुजर जाएगा सीधा, तो आपको ये मिल गया कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट जो नीचे वाला ये भी गुजर जाएगा, तो ये आपको यहाँ मिल गया। अब बात आती क्या लाइट में ऐसा चरखा एक ही होता है? जी नहीं, यहाँ चरखे बहुत सारे होते हैं। ये चरखे के रूप में तो आगे बढ़ रहे हैं, ये तो मैंने गलत चित्र दिखाया। सामने से देखने पे ऐसे दिखाई देगा, लेकिन लाइट इधर जा रही है, तो इस चित्र को ऐसे ना बना के हमें ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा।
क्योंकि ये इलिप्टिकल दिखाई देगा अगर इधर से देखेंगे तो। अब बात आता है ऐसा क्या एक ही होते हैं? जी नहीं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो पीछे वाले जो आ रहे होंगे वो भी धड़ाधड़ आते रहेंगे और ये वाइब्रेशन आपको इस तरीके से प्राप्त होगा। तो ये सारे वाइब्रेशन जो है अब एक प्लेन में है, इसलिए से प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। इसे पीपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएल। इसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। ठीक है। क्या प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए जरूरी है कि वाइब्रेशन ऐसे ही हो? क्या ऐसे ऐसे नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बस वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो सको। ये तो इसे कहते हैं ऑन द प्लेन। कहते हैं ऑन द प्लेन। और अगर ऐसे ना होकर ऐसे मिलते हैं आपको, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टू द प्लेन। और दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने की क्या और विधियां भी हैं। तो जी बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें से रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है। वो हम समझेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने की विधियां। ठीक, देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। हैशटैग मेथड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नंबर 1, बाय रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन में ये माना जाता है कि जब कभी क्रिस्टल पर लाइट गिराई जाती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो मेजर किया गया कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये जो लाइट है, ये प्लेन पोलराइज ना होती है, पर पार्शियली पोलराइज जरूर होती है। कैसी होती है? पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि जो सर्कुलर सिमेट्री में वाइब्रेशन मिल रहे थे, वो सर्कुलर सिमेट्री में ना मिलकर हमें एक प्लेन में वाइब्रेशन ज्यादा मिलने लगते हैं, तो उसे पार्शियली पोलराइज्ड कहा जाता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो आपको पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने पर कि ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट भी अलग एंगल पर होगी, लेकिन ये जो लाइट है वो ज्यादा पोलराइज होने लग गई है। जब ज्यादा पोलराइज हो जाएगी तो धीरे धीरे किसी विशेष एंगल पर, एट अ पर्टिकुलर एंगल आई पी, किस पर? आई पी, ये जो लाइट है ये पीपीएल बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? हम थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे सर? when the light, पहले क्रिस्टल बना इस तरीके से लिखते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं यहाँ, फिर मैं तुम्हें यहाँ लिखता हूँ। यहाँ क्रिस्टल है, ये लाइट गिरी और ये रिफ्लेक्ट बैक हुई और ये नॉर्मल है। इस चीज को थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? when the light ray incident over any crystal, then its some part reflect back and some part refract, but the reflected part is partially polarized. When the angle of incidence is changed, then the state of polarization also change, but at a particular spatial angle.
द रिफ्लेक्टेड light is fully plane polarized, इस एंगल पर आपको प्लेन पोलराइज प्राप्त होगी आईपी, और ये रिफ्रैक्ट हो रही है ऐसे, ये आपको प्लेन पोलराइज प्राप्त होगी। जब प्लेन पोलराइज प्राप्त होगी तो इसको ऐसे दिखा दो, प्लेन पोलराइज प्राप्त होगी। देखो ये थ्योरी आपको लिखनी था कैसे समझे, ठीक है। तो इस थ्योरी को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। जिस एंगल पर ऐसे फिनोमेना हो उस एंगल को ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूस्टर एंगल। दिस एंगल इज नोन एज ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल स्टार पॉइंट लिखेंगे। एट ब्रूस्टर एंगल the reflected light is plane polarized, but the angle between reflected and reflected light इज 90 डिग्री। ये याद रखना है आपको। जब आपका ऐसा हो कि प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त हो जाए तो कोई संदेह नहीं है कि वहां ब्रूस्टर एंगल बन रहा होगा, लेकिन वहां पर विशेष बात यह है कि उस दौरान ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अर्थात जब प्लेन पोलराइजेशन होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट ये वाली लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट ये वाली लाइट के बीच का एंगल इतना होता है 90 डिग्री। उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड लाइट। इसका नाम रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक। अच्छा ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, नो डाउट, बिल्कुल आईपी होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट मी टीच यू। पूरी चीज 180 है, बिल्कुल सही बात। इस एंगल को कैलकुलेट करना है हमें। इस एंगल को मान लो R है, मान के लो R है मान लो। चलो मिटाते हैं इसे, थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। लिखेंगे लेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉल r, देन फ्रॉम फिगर लिखो आईपी एंगल दिख रहा है, ये रहा 90 एंगल दिख रहा है, प्लस आर एंगल दिख रहा है। इन सबको जोड़ोगे तो कितने डिग्री दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है। यहाँ से आर निकालो, आर इक्वल टू कितना होगी? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस आईपी। आर इक्वल टू कितना होगा? 180 में से 90 गया, 90 डिग्री माइनस आईपी। नाउ बाय स्नेल्स लॉ, कितना होता है? 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। 1 and 2 इक्वल टू साइन इंसिडेंस एंगल आईपी है अपॉन साइन आर। कितना है? आर की वैल्यू देखो कितनी है? 90 डिग्री माइनस आईपी। इसे मिटाते हैं, इसे नोट कर लिया होगा। कितना है बताओ? आ गया 1 and 2 इक्वल टू 1 and 2 इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी। यही तो है यार, यही है। 1 and 2 इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी। पता कितना हो जाए? 1 and 2 इक्वल टू साइन आई पी अपॉन ये हो गया कोस आई पी। 1 and 2 इक्वल टू साइन बटे कोस 10 आई पी।
एम्प्लाइज ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 10 स्टार, इसे याद करना है। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ, दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर लॉ। अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल पता है तो आप निकाल सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, अर्थात दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो पहले की रिस्पेक्ट में अगर आपके पास ब्रूस्टर एंगल दिया हो। तो ये एक मेथड था रिफ्लेक्शन द्वारा, बाकी आप रिफ्रैक्शन द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसमें कोई उसका रूल निकल कर आएगा, कोई लॉ निकल कर आएगा, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेव प्लेट्स क्या होती हैं, वेव प्लेट्स क्या होती हैं। चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको मैं रिफ्रैक्शन बताता हूँ, वो भी कैसा, डबल रिफ्रैक्शन। समझेंगे डबल रिफ्रैक्शन को, हैशटैग डबल DOUBLE डबल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, समटाइम्स when the light waves incident over a special type of crystal then refracted wave are split up into two parts. This phenomena is known as double reflection. समझेंगे कैसे। मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है और मैंने इस पर लाइट गिराई और लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिफ्रैक्ट हुई वो रिफ्रैक्ट वाली भी दो हुई, एक नहीं दो। तो हमने देखा भाई एक रे थी फर्स्ट रे और टूटकर सेकंड और थर्ड रे में बढ़ गई, सेकंड रे और थर्ड रे में बढ़ गई। तो हमें ऐसा लगेगा भी यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो सेम है पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर अलग अलग है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर अलग अलग है तो बोलो डबल रिफ्रैक्शन हो गया। ये फिनोमेना डबल रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब ये डबल रिफ्रैक्शन में दो किरणें तो मिल गई, कोई दिक्कत वाली नहीं है। इनमें डबल रिफ्रैक्शन में दो किरणों के नाम भी होते हैं, इन विच एक जो है जिसका नाम होता है ई रे और एक का नाम होता है ओ रे। एक का नाम क्या होता है ई रे, एक का नाम होता है ओ रे। तो दो वेव्स में से ई रे और ओ रे नाम क्यों पड़ा? अगर मान लीजिए इसका नाम ई रे है, ई रे, और इसका नाम ओ रे है। ई रे है, ई रे का पूरा नाम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ओ रे का पूरा नाम होता है ऑर्डिनरी रे। तो लिखेंगे इन विच वन रे फॉलो Snell's law. This is called ordinary ray या O ray, while second ray second ray do not follow Snell's law. So it is called extraordinary ray. थोड़ा सा और मैं क्रिस्टल एनालिसिस के द्वारा तुम्हें बताता हूँ कि डबल रिफ्रैक्शन की कौन सी पॉसिबिलिटी और हो सकती है। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ क्योंकि चलना कम कर दिया इन्हें। अभी समझ में आएगा सारी चीजें, सही बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं। तो ई रे और ओ रे की पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, ऐसा कैसा होता है?
तो सबसे पहले जो क्रिस्टल ऐसे करते हैं उन्हें डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बताओ जी कहाँ चल रहे थे हम चल रहे थे ई रे और ओ रे के बीच में। तो इसे मिटाते हैं। तो इसमें ओवरऑल मैंने बताया ये कि जब कभी लाइट किसी क्रिस्टल पर गिरती है तो सामान्यतः ये देखा गया है कि कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है। पर कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जिन पर लाइट गिराई जाए तो लाइट रिफ्लेक्ट तो होती है, पर जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो दो या दो से अधिक पार्ट में रिफ्रैक्ट होती है। तो इस प्रकार के फिनोमेना को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। डबल रिफ्रैक्शन में जो दो लाइट मिलती हैं उनमें से एक का नाम ई रे होता है और दूसरे का नाम ओ रे होता है। ई रे वाली लाइट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ओ रे वाली लाइट को ऑर्डिनरी रे कहा जाता है, क्योंकि ई रे जो है वो स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करती और ओ रे जो है वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ ठीक वही भूमिका निभाता है इस ऑप्टिक्स में जो कि न्यूटन के नियम क्लासिकल मैकेनिक्स में निभाते हैं, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में निभाती है। वही भूमिका स्नेल्स लॉ ऑप्टिक्स में निभाता है। तो आई होप आप लोग समझ में आए हो। इसे मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, जहां मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक ही लाइट दो अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव करवा सकती है। समझते हैं कैसे। वो जस्ट एक एग्जाम्पल है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझते हैं कैसे। समझते हैं तो वैसे तो मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है, NaCl ही मान लो। क्या मान लिया? NaCl। तो NaCl में क्या होता है? यहाँ Na प्लस होगा, यहाँ Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बात आती है इस क्रिस्टल का नाम क्या है? इसका नाम NaCl क्रिस्टल है, HCl क्रिस्टल। अब बात ये चल रही कि ये NaCl क्रिस्टल में अगर दो लाइट गिराया जाए तो उनके लिए पाथ देखो आप। अगर एक लाइट मैंने ऐसे गिरा दी रे फर्स्ट, तो आप देखो कि इस क्रिस्टल के अंदर रे फर्स्ट के इधर की ओर पेरियोडिक आयन है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर मैं एक रे ऐसे डालूं तो ये जो रे सेकंड है, रे सेकंड है, तो रे सेकंड की एक तरफ प्लस प्लस चार्ज है और एक तरफ माइनस माइनस चार्ज है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि किसी एक ही क्रिस्टल में दो अलग अलग डायरेक्शन में डालने पर जो है लाइट के लिए मीडियम बदल जाता है। जब मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। जिसे नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देखें कि रे फर्स्ट के दोनों तरफ जो लाइट्स हैं, चार्जेस हैं, वो पेरियोडिक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका मीडियम अलग हो गया और इसके लिए एक तरफ प्लस 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 एक तरफ माइनस माइनस, तो इसके लिए मीडियम अलग हो गया। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन होती है डुअल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में भी, जहाँ लाइट जब गुजरती है तो दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। जब दो भागों में स्प्लिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो दो इमेज फॉर्म करेगी। ऐसी घटना चाइना में देखने को मिलती है। चाइना में एक शहर ऐसा भी है जिसका मुझे नाम नहीं पता, कैन सर्च इन यूट्यूब और गूगल, जहां पर दो सूरज दिखाई देते हैं। वहां दो सूरज इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वातावरण में आर्द्रता, टेम्परेचर और वायुमंडल का ऐसा तालमेल होता है कि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो डुअल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं। तो सन से आने वाली लाइट जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वहां दो सूरज दिखाई दे रहे हैं, और सूरज एक ही होता है। ये तो सबको पता है। तो ये थोड़ी बात। अब बात करते हैं ई रे और ओ रे की। तो ई रे ओ रे में क्या होता है कि ई रे जब अलग चल रही है, ओ रे अलग चल रही है, तो हम मानेंगे इनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी। तो यहाँ मानेंगे कि ई रे और ओ रे की वेलोसिटीज क्या मान ली हमने? VO और VE मान ली। क्या मान ली? VO और VE। क्या लिखेंगे? लेट द वेलोसिटीज ऑफ ई रे एंड ओ रे इज VE and VO, then we know that nu इक्वल टू C बाय लैम्डा। ये पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। n इक्वल टू C अपॉन V, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। कितना होता है? म्यू इक्वल टू C अपॉन V पढ़ा हुआ है।
तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऑर्डिनरी के लिए लेना है तो आप लिखेंगे सी अपॉन वी ऑर्डिनरी, ऐसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए लिखना है तो सी अपॉन वी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये आपका आ गया। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो अलग अलग वेलोसिटी होने पर वही क्रिस्टल जो है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर सकता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर सकता है ऑफकोर्स। तो ये डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के बारे में जो जानकारी मुझे देनी थी। क्या मुझे इसमें कुछ और बताना है? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं दिखाई दे रहा। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट में दिखाई दे रहा है। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट में जब आप लाइट गिराएंगे तो लाइट में पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट में जब लाइट गिराएंगे तो वहाँ आएगा टी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू ओ माइनस म्यू ई, ऑर्डिनरी माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। म्यू नोट टी माइनस म्यू नोट टी। ठीक है, इस प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के बारे में। वेव प्लेट्स क्या होती है, जानते हैं वेव प्लेट क्या होती हैं? ओके, हैशटैग वेव प्लेट्स, वेव प्लेट्स। ठीक है, द मीडियम which produce the definite and required phase difference between E ray and O ray called wave plate। ठीक है, वेव से वेव नंबर आता है, वेव नंबर से हम फेज ना लिखकर हम पाथ लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, पाथ डिफरेंस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं इट इज ऑफ 2 टाइप। ये लिखो इट इज ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 हाफ वेव प्लेट, half wave plate. This plate introduce lambda by 2 path difference between E ray and O ray के बीच में। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर से E रे पास होती है और इसके अंदर से ओ रे पास होती है। ठीक है, तो ई रे और ओ रे के बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए टी है इसकी मोटाई, कितनी? टी। तो इसकी मोटाई टी है तो ई रे के लिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देखेंगे। नाउ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे देखेंगे? ऑप्टिकल पाथ में इसकी टी की मोटाई को मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करनी है, तो म्यू इंटू टी। अगर आप ई रे के लिए ले रहे हैं बड़ा, वो खुद रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा जिसके लिए, तो वो उसके लिए उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको कि एन ओ ज्यादा होगा या एन ई ज्यादा होगी, म्यू ज्यादा होगा या म्यू ज्यादा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है, खुद पता चल जाएगा आपको। तो मैं म्यू में म्यू वो ले रहा हूँ ज्यादा है ना, म्यू नॉट ले लिया, तो ये आगे किसके लिए? ऑर्डिनरी के लिए। माइनस का म्यू ई, ये आगे किसके लिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो म्यू और म्यू ई के बीच का है, ये लैम्डा बाई 2 इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, किससे? हाफ वेव प्लेट के द्वारा, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी है? टी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू नोट माइनस म्यू ई। इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है हाफ वेव प्लेट के लिए। तो ये याद रखेंगे, हाफ वेव प्लेट के लिए जो विड्थ है उसकी वो ऐसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक, अब बात करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। तो क्वार्टर वेव प्लेट में क्या होगी? यहाँ 4 आ जाएगा और कुछ भी नहीं होता। क्वार्टर वेव प्लेट
क्वार्टर वेव प्लेट इंट्रोड्यूस लैम्डा बाय 4 डायग्राम बनाना तुम दोबारा अच्छे से लैम्डा बाय 4 ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। तो इसमें ऐसे होता है टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, लैम्डा दिया होता है, म्यू ही दिया होता है। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। जस्ट फॉर्मूला था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब आपका जो बचता है इसमें सिर्फ मेलस लॉ बचता है, और मेलस लॉ को अच्छे से समझते ही आपका पोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और मेलस लॉ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मेलस लॉ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्टिकल फेज रिटार्डेशन देखते हैं मेलस लॉ। ठीक है, देखो मेलस लॉ क्या होता है वास्तव में समझेंगे। मेलस लॉ जो है पूरा खेल इंटेंसिटी का है। इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, जब कभी लाइट गिराई जाती है किसी प्लेट के ऊपर, जब किसी क्रिस्टल के ऊपर लाइट गिराई जाती है तो वो क्रिस्टल उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर को, कुछ वेक्टरों को तोड़ देता है, रोक लेता है, कुछ ही फाइनाइट वेक्टर को पास होने देता है। दिक्कत ये आ रही है, जो कुछ वेक्टर पास हो रहे हैं, उन वेक्टरों में जो कमी आई है पहले की तुलना में, क्या इंटेंसिटी में भी कमी आएगी? ऑफ कोर्स 50% तक कमी आती है। जो इंटेंसिटी में कमी आती है उसे कैसे रिलेट करेंगे, कैसे मेजर करते हैं कि कोई लाइट पोलराइज्ड है, कैसे मेजर करेंगे कि इसे एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि कितने ज्यादा इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर कम हुए ज्यादा हुए, तो वो चीज पढ़ते हैं। ठीक है, हैशटैग मेलस लॉ, MELES मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या कहता है कि जब कभी प्लेन पोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है पोलराइजर के ऊपर, तो 3 टर्म आएंगे यहाँ पर। एक आएगा पोलराइजर, एक होगा एनालाइजर। तो पोलराइजर को कहते हैं ध्रुवक, जो ध्रुवण करता है। विच पोलराइज द लाइट, या हु पोलराइज द लाइट, छोड़ो, जो ध्रुवण करता है, इसे कहते हैं विश्लेषक। जो एनालाइज करता है, मतलब जो विश्लेषण करता है, तो बात आती है यहां से कोई प्लेन पोलर लाइट है, ये इंसिडेंट कराई गई किसी पोलराइजर के ऊपर, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। तो ये हटा दो इधर का, तो पहले चित्र थ्योरी लिखते हैं, फिर बताता हूँ। ये मिटाओ, थ्योरी लिखते हैं पहले। कैसे? When the light wave डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से पहले समझेंगे फिर समझ के थ्योरी लिखेंगे। अदरवाइज जो पहले थ्योरी लिख दी फिर डायग्राम में आऊंगा तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन जाएगा। तो पहले डायग्राम समझो यार तुम। ये प्लेन पोलराइज लाइट है आपके पास, नॉर्मल लाइट जिसे कहते हैं, नॉर्मल लाइट है, अनपोलराइज लाइट। और अनपोलराइज लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया किसके ऊपर? पोलराइजर के ऊपर। तो यहां से आपको प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त हो गई। इस प्लेन पोलराइज के ऊपर एनालाइजर रखा, एनालाइजर रख दिया, और यहां जो लाइट मिली उसकी इंटेंसिटी की बात करनी है। जब कभी नॉर्मल लाइट को पोलराइजर के ऊपर गिराया जाता है, किसके ऊपर? पोलराइजर के ऊपर, तो पोलराइजर से प्राप्त होती है PPL। क्या प्राप्त होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। और वो किसके ऊपर गिरता है? एनालाइजर। तो एनालाइजर से प्राप्त इंटेंसिटी आई हमें बतानी है, कैलकुलेट करनी है। तो बात ये है कि इससे प्राप्त लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो पता होनी चाहिए। इससे प्राप्त लाइट की इंटेंसिटी जो है वो I0 है। कितनी? I0 है। ठीक, समझते हैं कैसे समझेंगे? व्हेन द लाइट, उससे पहले न्यूमेरिकली एनालाइज करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे थ्योरी लिखते हैं। कैसे? कि लाइट जब यहां से आ रही है तो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी दिशा में सिमेट्रिक थे, और वो जब इससे पास हुई तो आपको यहाँ पर ऑसिलेशन इस तरीके के मिले। तो ये जो ऑसिलेशन मिले हैं, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मान लो मैं इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे। कैसे वाइब्रेट हो रहा है? ऐसे वाइब्रेट हो रहा है।
कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। और इसके सामने जब लाइट देखा हमने, क्या जो ऑप्टिकल एक्सिस है क्या इसके पैरेलल है, तो बिल्कुल नहीं, पैरेलल नहीं है। ऑप्टिकल एक्सिस जो है सामने से बिल्कुल थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। तो जब लाइट आई, बोले इलेक्ट्रिक वेक्टर, इससे तो पोलराइज हो गए थे। जब इससे पोलराइज हो गए तो मैंने कहा कि सर मैं जाना चाहती हूँ पार, वेक्टर ने बोला मैं इसके पार जाना चाहती हूँ। तो इन्होंने बोला गेट अगर सीधा घुमा हुआ होता, अगर ये एनालाइजर, देखो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए इस तरीके से है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है इसका और ये ऑप्टिकल एक्सिस है इसका। अगर ये ऐसे होते तो लाइट यहां से आती टिक टिक करते हुए और इसमें से निकल जाती। लेकिन हो क्या रहा है कि ये तो ऐसा है, लेकिन अगला वाला जो एनालाइजर है वो थोड़ा घुमा हुआ है। जब घुमा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल थीटा डिग्री है, क्योंकि इधर से देखो तो ये वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन होगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा डिग्री मान लिया। तो जो लाइट जब आएगी वो बोलेगी सर मैं जाना चाहती हूँ, इसमें से गुजरना चाहती हूँ, तो बोलेगा इसका ऑप्टिकल एक्सिस तो थीटा डिग्री पर है। थीटा डिग्री पर तो कैसे गुजरोगे आप, तुमने कहा भले ही से मैं ना गुजरूं पर मेरा एक कंपोनेंट पास होगा। तो यहां से जब इलेक्ट्रिक वेक्टर आएंगे तो इनके यहाँ तो सर्कुलर सिमेट्री में थे, जब सर्कुलर सिमेट्री में था तो लाइट आई तो लाइट प्लेन पोलराइज मिल गई। अब प्लेन पोलराइज जो है एनालाइजर से गुजरना चाहती है, इसका नाम क्या है, नाम देखो इसका एनालाइजर, क्या नाम है इसका, एनालाइजर। तो एनालाइजर से पास होने, मैंने कहा कि भाई आप इससे नहीं गुजर सकती क्योंकि थीटा डिग्री पर ओरिएंटेड है, अगर पैरेलल होता तो गुजर जाती। तो बोले सर भले ही से मैं ना गुजरूं पर मेरा एक कंपोनेंट गुजरेगा। मेरा मतलब तो समझो ऐसे, मान लो ये एनालाइजर है, ठीक। अब इस एनालाइजर में जो लाइट गिर रही है इसका ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है। लाइट जो गिर रही है, लाइट आ रही है इसके पैरेलल, लाइट जब इसके पैरेलल आ रही है तो लाइट का एम्पलीट्यूड होगा ए। ये जो ए वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, कैसे, थीटा डिग्री पर दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक टूटेगा ए cos थीटा, ऐसे ये वेक्टर था ए, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा इधर ए cos थीटा, एक टूटेगा ऐसे ए sin थीटा। तो हमने बोला देवी जी जब आपके दो कंपोनेंट टूट रहे हैं, एक टूट रहा है ए cos थीटा और एक टूट रहा है ए sin थीटा, तो आपका ए cos थीटा तो समझ में आ रहा है पर ए sin थीटा तो वेस्ट जा रहा है। बोले कोई बात नहीं, होने दो वेस्ट, कुछ इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, दिक्कत क्या है। पर पीपीएल का एक पोर्शन बाहर जा रहा होगा जिसे कहते हैं हम ए cos थीटा, तो ये इस तरीके से पास होगा जिसे कहते हैं ए cos थीटा कंपोनेंट। जब ये cos थीटा कंपोनेंट इसमें से पास हो रहा होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट intensity of light I is proportional to एम्पलीट्यूड जो ए cos थीटा पास हो रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक कांस्टेंट लेते हैं I इक्वल टू के ए cos थीटा का होल स्क्वायर, तो I इक्वल टू आ गया के ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। हमने कहा कि यार बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी आपको यहाँ से पास होने के लिए, तो लाइट बोली, इसी क्वेश्चन फर्स्ट कहते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने कहा कि आपको तो बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, तो बोली लाइट बोली सर बहुत मेहनत करनी पड़ी, अगर इस एनालाइजर को थोड़ा घुमा देते ना तो मेरी इंटेंसिटी कम नहीं होती और मैं पूरी की पूरी पास होती। मतलब सच में, हाँ कब, बोले अगर पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री होता है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी पूरी पूरी इंस्टेंट हो रही होती, I इक्वल टू आई नोट। इसी को अपनाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, एम्प्लाइज आई नोट इक्वल टू के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू के ए स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे के ए स्क्वायर की, तो के स्क्वायर की सब नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई नोट है, यहाँ रख दो आई नोट, कितना है ये आ गया, एम्प्लाइज I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ। अब ये सब तो नोट कर लिया, वो मिटा देता हूँ मैं। वैसे बहुत बड़ा रोल है डेफिनेशन में इसका, पहले मैं बताऊँ डेफिनेशन कैसे होगी। जब वेन एवर द अनपोलराइज्ड लाइट, इसका नाम क्या, अनपोलराइज्ड लाइट, whenever the unpolarized light incident over the polarizer, then after polarizing incident over the polarizer, then transmitted light is plane polarized,
plane polarized light. When this plane polarized light incident over the analyzer, then the intensity of the transmitted light, is proportional to the cos square theta, where theta is the angle between polarizer and analyzer. इस तरीके से लिखना पड़ेगा. मैं लिख के दिखा रहा हूँ. When, पहले इसे मिटा देता हूँ ताकि थ्योरी थोड़ी इजी पड़ जाए. तुम लिखना देखो थ्योरी, थोड़ी लिखना देखो. देखो कैसे लिखेंगे. When the unpolarized light incident over, इसे मिटाते हैं. प्रूफ तो सामने आ गया होगा. Light incident over when the unpolarized light incident over polarizer, spelling और चेक करते हैं. When the unpolarized light incident over polarizer, then transmitted light is plane polarized light. क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म? PPL. When this PPL, यहां तक आ गए. इंसिडेंट ओवर एनालाइजर, then the intensity of the transmitted ray is proportional to cos square theta, where theta is the angle between the optical axis of polarizer and analyzer. पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के ऑप्टिकल एक्सिस का एंगल है ये. ठीक है. तो ये थ्योरी है. आप चाहे लास्ट में लिखो या शुरू में लिखो, ये थ्योरी आपको लिखनी है. थोड़े स्पेशल केस को भी डिस्कस कर लेते हैं. आई होप ये आपको थ्योरी समझ में आ गई. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. स्पेशल केस ये है कि आपको वो फॉर्मूला समझ में आ गया है. वो फॉर्मूला समझ में आ चुका है. देखो तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? वी हैव क्या है फॉर्मूला? I इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा. स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, देन कितना होगा? I इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 0 डिग्री, और एम्प्लाइज आई, यहाँ लिखते हैं implies I equal to I naught, means all light will goes through analyzer. ठीक है. अच्छा जी. स्पेशल केस सेकंड क्या है? स्पेशल केस सेकंड इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एम्प्लाइज I इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर 90, कोस 90 साइन 0 का 0, आई नॉट इंटू 0, आई इक्वल टू 0 डिग्री. मीन्स नो एनी लाइट वेक्टर, लाइट रे विल पास थ्रू एनालाइजर, है ना, लाइजर. ये आपका कंसेप्ट है. तो क्वेश्चन ज्यादातर इससे बनते हैं. ANALYSER आई नहीं आया एनालाइजर. जब मिटाते हैं, और मैं यही सब मुझे पढ़ाना था जो मैंने आपको बता दिया कि मेल्स लॉ क्या होता है. क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से बनते हैं. तो मेरे पास जेस्ट का पेपर रखा होगा. पहले इंटेंशन नहीं था करवाने का, पर मैं आप करवा देता हूँ क्वेश्चन एक दो ढूंढ के कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं. ढूंढने में टाइम लगेगा यार. जेस्ट का पेपर तो रखा हुआ है.
देखते हैं जस्ट कि एक्चुअली पेपर में देखा पूरा बुकलेट ही रखा हुआ है, तो बुकलेट में कौन सा सन में आया था ये मुझे नहीं पता, थोड़ा टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत